आज जो प्रश्न अपन ले रहे हैं उसमें पहले निवास स्थान निर्धारित करेंगे और उसके बाद निवास स्थान के अनुसार उस करदाता की कुल आय में कौन कौन सी आय सम्मिलित करेंगे ये निर्धारित करेंगे। तो एक प्रश्न ऐसा ले रहे हैं जिसमें दोनों चीज़ें, निवास स्थान भी निर्धारित करेंगे और आय का क्षेत्र भी निर्धारित करेंगे। तो प्रश्न संख्या है 5, पेज नंबर 2.21 पर। श्री मनोज जो भारतीय नागरिक हैं, जनवरी 2014 से अमेरिका में व्यवसाय करते हैं। ये प्रतिदिन 1 जून को भारत आते हैं और 10 सितंबर को वापस अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 जुलाई 2019 को भारत आए और 5 सितंबर 2019 को वापस चले। उनकी गत वर्ष के लिए निम्नलिखित आय है। यहाँ 1 से लेकर 5 आय दे रखी है, जिसको अपन निर्धारित करेंगे कि ये उनके लिए कर योग्य होगी या नहीं होगी। श्री मनोज की निवास स्थिति बताइए। प्रश्न ये है कि मनोज की निवास स्थिति बताइए और कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उनकी कुल आय की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले अपन श्री मनोज जो करदाता है उनका निवास स्थान निर्धारित करेंगे। तो पहले ये देखें इस प्रश्न में कि वो गत वर्ष में प्रीवियस ईयर 2019-20 में इंडिया में स्टे कितने दिन का रहा, क्योंकि वो इंडिया में रहे गत वर्ष में 1 जुलाई 2019 से लेकर और 5 सितंबर तक। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें तो 31 जुलाई की 31 अगस्त की 62 और 67 डेज वो इंडिया में रहे। और निवासी होने के लिए जो आधारभूत शर्त नंबर 1 है उसमें पहले ए शर्त है, अगर ए पूरी होती है तो बी नहीं देखेंगे और अगर ए पूरी नहीं होती है तो बी देखेंगे। तो ए शर्त जो है वो गत वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज़्यादा भारत में रहा हो, लेकिन करदाता ये ए शर्त पूरी नहीं कर रहा है क्योंकि वो गत वर्ष में 67 दिन ही भारत में रहा। अब बी शर्त देखेंगे और बी शर्त के लिए है कि वो गत वर्ष में 65 दिन रहा हो और इससे पहले के 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा। लेकिन ये बी शर्त की कुछ अपवाद है। तो वो अपवाद क्या है कि अगर करदाता नागरिक है भारतीय और विदेश में रहता है, भारत भ्रमण के लिए आता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में ये बी शर्त कंसीडर नहीं की जाएगी। जब बी शर्त कंसीडर नहीं करेंगे तो ए के आधार पर ये निर्धारित करेंगे और ए शर्त वो पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो मनोज करदाता है ये गत वर्ष 2019-20 में भारत में नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो आधारभूत शर्त भी पूरी नहीं कर रहा है। और जब आधारभूत शर्त पूरी नहीं हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट ही नहीं करता और इसके अनुसार उसकी आय को जो है अपन कुल आय में शामिल करेंगे। तो अब इस नॉन रेजिडेंट के आधार पर अपन उसकी इनकम को शामिल करेंगे। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम for the assessment year 2020-21। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी कर योग्य आय क्या होगी इसका निर्धारण करेंगे। तो जो कर योग्य आय है वो लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें है कि अमेरिका में व्यवसाय के लाभ, बिजनेस अमेरिका में है तो इनकम अर्न इन अमेरिका आउटसाइड इंडिया। अब रिसीव कहाँ हो रही है इसके बारे में प्रश्न में नहीं लिखा हो तो जहाँ अर्न होती है वही रिसीव होती है। तो ये इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और ये जो करदाता है मनोज वो नॉन रेजिडेंट
और नॉन रेजिडेंट होने के कारण ये जो भारत के बाहर कमाई गई आय और भारत के बाहर ही प्राप्त हुई है वो कर योग्य नहीं है, तो इसको अपन कुल आय में शामिल नहीं करेंगे। दूसरी है कि यूके के सरकार के बॉन्ड्स पर ब्याज जिसमें आधा भारत में प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड्स जो हैं वो भारत के बाहर के हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो अर्न आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ, इसका मतलब आधा भाग वहीं प्राप्त हुआ। तो 4000 की जो इनकम है इसको दो भागों में बांटेंगे। 2000 की इनकम तो हो गई इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये 2000 रुपये जो है ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल इंडिया में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आधा भाग है जो भारत के बाहर उपार्जित हुआ है लेकिन प्राप्त भारत में हुआ है, तो ये इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट होने पर टैक्सेबल है। तो ये अपन करेंगे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ यूके, इसका मतलब इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया but half amount received in India, half amount received in India 4000 का जो हाफ अमाउंट है 2000 टैक्सेबल, इस तरह से 2000 ही टैक्सेबल करें। तीसरी इनकम है पिछली विदेशी आय, जो गत वर्ष से पिछली विदेशी आय है जिस पर कर नहीं लगा, गत वर्ष में भारत लाई है। ऐसी इनकम जो प्रीवियस ईयर से पहले के गत वर्षों की है और वो भारत में लाई जाती है, तो ये माना जाएगा कि ये इनकम जो कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष है 2019-20 में अर्न नहीं हुई है और रिसीव भी नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को इस कर निर्धारण वर्ष के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। भारत में लाने से कर निर्धारण कर का आधार नहीं बनता है, कर का आधार तो बनता है अर्न का हुई, प्राप्त का हुई और गत वर्ष में, तो इसलिए इस इनकम को यहाँ पर अपन शामिल नहीं करें। चौथी इनकम है भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज जो अमेरिका स्थित उनके बैंक खाते में सीधा जमा हुआ है, तो इसका मतलब ये इनकम जो है ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन इंडिया है, तो अर्न तो इंडिया में हो रही है लेकिन ये जमा भारत के बाहर हो रही है, तो प्राप्त भारत के बाहर हो रही है और ये करदाता नॉन रेजिडेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम भारत में कर योग्य होगी। क्यों कि इसमें से प्राप्त होने की घटना जो है वो इंडिया में हुई है, प्राप्त होने की घटना भारत के बाहर हुई है, अर्न इंडिया में, तो अर्न इंडिया में होने के कारण इसको शामिल करें। तो इंटरेस्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी received in USA, ये टैक्सेबल है, ये है 20,000 का न्यूट्री बचत। अब पांचवी इनकम है भारत में स्थित मकान संपत्ति से आय। अब ये कहाँ प्राप्त हुई ये नहीं दे रखा है, तो अपन यही मानेंगे कि ये भारत में ही प्राप्त हुई, भारत में ही अर्न हुई, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in India and also received in India, ये इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, तो ये 18,000 रुपये टैक्सेबल होगी। तो ये 5 इनकम दे रखी है, इसकी टोटल करेंगे तो 40,000 टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम 40,000। तो इस तरह से इस प्रश्न में अपन ने दोनों चीज़ें देखी, निवास स्थान और उसके आधार पर कुल आय।